देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हमें देखो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 जो है वो नहीं करवाया था मैंने, ठीक है, मतलब वो रह गया था। तो पहले ये करवाएंगे, उसके बाद ही हम लोग एबनॉर्मल गेन वाला कंसेप्ट भी देखेंगे। अच्छा ठीक है, देखो सबसे पहले ये वाला बता देते हैं। आसान है, मैंने बोला था कि एक बार खुद से ट्राई करके तुम लोग देख सकते हो। देखो कैसे होगा। यहाँ पर बोला है ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। दो प्रोसेस से पास करता है। मटेरियल इशूड टू प्रोसेस 1 40,000, वेजेस 30,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000। नॉर्मल लॉस एंटीसिपेटेड, क्योंकि नॉर्मल लॉस हम लोग पहले से ही एस्टिमेट कर पाते हैं या एंटीसिपेट कर पाते हैं। 5% ऑफ इनपुट होगा। 4750 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 1। There were no opening stock input. Opening stock कुछ भी नहीं है. Input raw material issued to process 1 were 5,000 units. Scrap was realizable value of ₹2 per unit. Scrap का realizable value है 2 per unit करके, ठीक है। हमें बोला है process 1 account prepare करो, value of normal loss and units transferred to process 2, ये भी find out करना है। तो देखो कैसे होगा। Example 2, process 2 account। तो इसमें मेटेरियल इशूड बोला है 40,000 और यूनिट बोला है। देखो प्रोसेस 1 में मेटेरियल जो रॉ मेटेरियल इशू हुआ है उसका यूनिट है 5,000 और उसका रुपीज है यहाँ पर 40,000 बता दिया है, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग 2 कॉलम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक यूनिट और एक अमाउंट और पर्टिकुलर। पर्टिकुलर लेजर की तरह होगा, अकाउंट बनाना है यहाँ पर। यूनिट और अमाउंट टू रॉ मेटेरियल। एंट्री क्या होगा, अगर रॉ मेटेरियल एक्सपेंस है तो हम लोग का प्रोसेस 2 में एक्सपेंस हो रहा है तो प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट टू रॉ मेटेरियल 40,000 रुपीज और 5,000 यूनिट। उसके बाद वेजेस 30,000 टू वेजेस 30,000। अच्छा इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000 टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 27,000। अच्छा इसके बाद बोल रहा है नो ओपनिंग स्टॉक। अच्छा 4750 नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ इनपुट, तो लॉस इधर होगा नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। तो बाय नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट यानी 5,000 का 5%, 5,000 का 5% हो जाएगा 250। और ये इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 2 पर यूनिट करके, और ये स्क्रैप पे जो है कैलकुलेट होता है तो ₹2 यानी 500 हो गया। अच्छा अब हम लोग का ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 कितना होना चाहिए बाय प्रोसेस, ये 1 होगा। ये गलत लिख दिया मैंने, प्रोसेस 1 होगा, प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा। अच्छा कितना ट्रांसफर होना चाहिए, नॉर्मली देखो 5,000 इनपुट था, अगर 250 लॉस होगा हमें पहले से ही पता है तो हम लोग 4750 जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन में भी हमें 4750 ही बोला है? हाँ वही बोला है तो हम लोग वही लिख देते हैं। अगर उससे कम या ज्यादा बोलेगा तो हम लोग का एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का कंसेप्ट आ जाएगा। अब इसका वैल्यूएशन करना है, ये सब वैल्यू तो हमें पता था, इसका वैल्यूएशन करना है तो कैसे करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके। यहाँ हो गया 40 और 30, 70 70 और ये 27, 7 8 97,000। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5,000 97,000। बैलेंस करके मत निकालो क्योंकि ये तो एक ही डेटा है तो बैलेंस करके निकाल सकते हो। जब दो दो डेटा मिसिंग होता है तो हमें कॉस्ट पर यूनिट का ही जरूरत होता है, वो कैलकुलेट करना भी पड़ेगा जैसे इसमें था, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट
जो भी इनकट हुआ है माइनस स्क्रैप, क्योंकि स्क्रैप से अगर स्क्रैप हम लोग बेच पा रहे हैं सेम प्रोसेस से, जो स्क्रैप रियलाइज्ड हो रहा है उसका अगर मार्केटेबल वैल्यू है तो हम लोग का कॉस्ट कम हो जाएगा। टोटल इनपुट लेस नॉर्मल लॉस इनपुट, नॉर्मल लॉस यूनिट, टोटल इनपुट यूनिट लेस नॉर्मल लॉस यूनिट। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट है हम लोग का 97,000 माइनस 500। 97,000 टोटल कॉस्ट है, 500 स्क्रैप रियलाइज्ड है। टोटल इनपुट है 5,000 और नॉर्मल लॉस इनपुट है 250। तो ये हो जाएगा 97,000, ये 4750 यूनिट। 97,000 minus 500, 96,500 divided by 4750, तो ये हो जा रहा है 20.31, 20 रुपीज 20.31 पर यूनिट। अच्छा, लेकिन जब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो यहाँ पर पूरा डेटा लेके हमें करना पड़ेगा। अगर हम लोग 20.31 लेंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ पर बैलेंस मैच ना हो, ठीक है। तो इसका वैल्यूएशन करेंगे @ 20.31, लिखेंगे तो 20.31, ये देखो 315 है तो 32 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा डेटा लेके हमें कैलकुलेशन करना है ताकि हम लोग के पास यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आ पाए। तो ये देखो पूरा डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है कैलकुलेटर पे, तुम लोग के कैलकुलेटर पे भी डिवाइड करोगे जो भी आ रहा है इंटू 4750, वैल्यू इस पे करना है कि एक यूनिट का अगर इतना है तो इतने यूनिट का कितना होगा। ये देखो 96,500 हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, मतलब एग्जैक्ट इन द सेंस ऐसा वैल्यू मिल रहा है जिसपे टोटल करने पे लेजर हमारा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। कुछ भी जो है कम ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मान लो सिर्फ 20.32 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो ये 96,520 दिखता, तो ये 20 ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। जबकि हमें 96,500 चाहिए, तभी जाके लेजर दोनों साइड बैलेंस होगा। तो हम ये बार बार बोल रहे हैं, ये जो इश्यूज होता है इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अकाउंट्स में भी, कॉस्ट में भी। तो कॉस्ट में, प्रोसेस कॉस्टिंग में हर जगह पे ये प्रॉब्लम होगा कि जो जब हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आके पॉइंट के साथ वैल्यू आएगा, ठीक है, तब हमें क्या करना है, डिवाइड करने पे जो भी कैलकुलेटर पे जितना भी डेटा दिखाएगा, चाहे कितने भी डिजिट तक दिखाए, हमें पूरा वो डेटा को लेके कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग पूरा वो डेटा लेके कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग के पास जो है लेजर बैलेंस होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब एक चीज और बताते हैं, ये तो बता ही दिया मैंने, ये लास्ट दिन में मैंने बताया था, लेकिन नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा वो मैंने नहीं बताया। नॉर्मल लॉस अकाउंट या फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो वो हम दिखाते हैं, देखो कैसे करके नॉर्मल लॉस अकाउंट या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा, अगर कभी क्वेश्चन में दे दे, ठीक है। तो अभी अगर हम लोगों को इसमें बोला नहीं है, हम ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में बोला नहीं है, हम इस बात को ऐड कर रहे हैं कि प्रोसेस 1 अकाउंट तो हम लोग बनाएंगे ही, जो बन गया, कॉमा देके बोला है वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस बताओ, तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 500 लिख देंगे, और इसका यूनिट्स भी बता सकते हैं 250, और ट्रांसफर टू प्रोसेस टू कितना है, यूनिट इतना, कॉस्ट इतना, ये लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे, हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हम और लिख के नहीं दिखा रहे। लेकिन हम लोग को अगर नॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला जाए तो वो कैसे बनेगा वो हम बता रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये कैसे प्रिपेयर होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट ये लिख लेते हैं। पर्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले क्रॉस पोस्टिंग, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोसेस 1, टू प्रोसेस 1, 250 यूनिट, और कॉस्ट जो है ये हम लोग का 500, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर एक ही प्रोसेस था तो मैंने एक ही डेटा लिखा। अगर मोर देन वन प्रोसेस अकाउंट हम लोग बनाते वहां नॉर्मल लॉस होता है, तो मान लो सारे प्रोसेस में हो तो प्रोसेस वन में भी आएगा, प्रोसेस टू में भी आएगा, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये इसका कॉस्ट है और ये इतने में ही मार्केट में सेल हो जाएगा। ठीक है, ये 250 यूनिट जो है ये पूरा का पूरा मार्केट में सेल हो जाएगा 500 में। तो इसका एंट्री लिखना पड़ेगा बाय बैंक। ठीक है, ये तो पहले नॉर्मल लॉस को चार्ज कर रहे हैं अकाउंट में, तो जैसे ड्यू एंट्री के जैसे ना, नॉर्मल लॉस कितना हुआ, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन। अब लॉस कितना हुआ यूनिट में बोलेंगे तो 250। अब नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यू नहीं होता है वैसे। ठीक है, कि नॉर्मल लॉस का कितना वैल्यू है, नॉर्मल लॉस का जो भी वैल्यू है उसका रियलाइजेबल वैल्यू, अगर मार्केट में वो बिकेगा तो ही वैल्यू जनरेट करेगा, अदरवाइज वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 250 का है और अमाउंट इसका इतना है, और जब सेल होगा तो ये पूरा 250 यूनिट ही सेल हो जाएगा। और कितना करके सेल होगा, 500 में सेल हो जाएगा। ठीक है, एट द रेट ऑफ कितना करके, एट द रेट ऑफ हम लोग का 2 रुपीज करके। तो दोनों साइड हम लोग इस तरीके से इसको बैलेंस कर देंगे। ये नॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने का जो है प्रोसेस है, और इसके इससे ज्यादा भी प्रोसेस होगा तो भी हम लोग इस तरीके से ही क्लोज करेंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। अच्छा, और लास्ट दिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहां पर एबनॉर्मल लॉस भी आया था। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देखो एबनॉर्मल लॉस भी है एज वेल एज नॉर्मल लॉस भी। अगर इसका अकाउंट हमें प्रिपेयर करने बोले, मतलब नॉर्मल लॉस भी बनाओ एबनॉर्मल लॉस भी बनाओ, तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 जो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, उसका नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों अकाउंट हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल लॉस, वहां भी क्वेश्चन में नहीं बोला था लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस पहले तो हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे कि ये लॉस कौन से प्रोसेस अकाउंट में हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर आते हैं, ये देखो एग्जाम्पल 3 में। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन, 250, 500, 200, 4063। अच्छा, टू प्रोसेस वन, यहाँ भी होगा टू प्रोसेस वन, क्योंकि जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं वहां पर प्रोसेस वन ही आ रहा है। पर्टिकुलर्स सेम तरीके से कॉलम नेम होगा, यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, और डेबिट क्रेडिट ये सब भी लिखना है। वो हम और नहीं लिख रहे हैं, पहला ये कर रहे हैं इसीलिए हम कॉलम का नाम भी लिखते रहे, बाकी आगे नहीं लिखेंगे, तुम लोग लिखो। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को उसी टाइम के अंदर सारी चीजों को लिख के कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, देखो कितना हो रहा है, 250, 500, 250, 500 पहले लिख लेते हैं एक डेटा, 250, और यहाँ पर लिखेंगे 500, और यहाँ पर है 200 और 4063, 200 और 4063। ठीक है, अच्छा, अब इसका एंट्री हम लोग इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस जो है, ये नॉर्मल लॉस का देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था, हम एक बार एग्जाम्पल 3 निकालते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही था, 2 रुपीज करके स्क्रैप वैल्यू था, और एबनॉर्मल लॉस आया था। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि आउटपुट 4550 आया था 4750 के बदले। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन एक ही जैसा है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये देखो, ये जो है ये नॉर्मल लॉस तो हम लोग का सेल हो जाएगा, तो बाई बैंक 250, और यहाँ पर 500, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 250, 500। अच्छा, यहाँ पर क्लोज, इसको भी हम लोग कर लेंगे क्लोज। जो नॉर्मल लॉस है उसको हम लोग 250 यूनिट को सेल कर सकते हैं कितने में, 2 रुपीज करके, तो 500 मिल जाएगा। अब ये एबनॉर्मल लॉस को कैसे दिखाना है, अब जो लॉस है, अगर नॉर्मल लॉस मार्केट में सेलेबल हो रहा है तो एबनॉर्मल वजह से जो लॉस हुआ वो भी स्क्रैप में सेल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा बात समझो, अगर हम लोग का
नॉर्मल लॉस जो हो रहा है वो अगर मार्केट में सेलेबल है स्क्रैप में, ठीक है, तो जो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस मतलब एस्टिमेट से ज्यादा हो गया बट है तो लॉस, अगर ये मार्केट में बिक रहा है तो ये भी मार्केट में बिकेगा। रीजन अलग अलग है, वो बात छोड़ो, ठीक है। कि जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली मान लो किसी का ग्लास का बिजनेस है, मतलब कांच की चीजों का, ठीक है, तो उसका एक पेटी में एक ग्लास टूट जाता है, ठीक है, तो उसका उसे पता है कि वो नॉर्मल लॉस है। अगर 12 पीसेस उसका कुछ भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन में आता है तो उसे पता है 1 पीस जो है वो टूट सकता है, लेकिन 3 पीसेस टूट गया। अब मान लो वो टूटे हुए कांच का जो भी ग्लासेस है वो मार्केट में स्क्रैप में जाएगा, तो वो जो नॉर्मल लॉस होके जो टूटा वो भी मार्केट में सेलेबल होगा, जो एबनॉर्मल रीजन से टूट गया वो भी मार्केट में सेलेबल होगा। तो ये भी, ये 200 यूनिट भी मार्केट में सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 200 यूनिट को हम लोग कैसे लिखेंगे, बाय बैंक ऐसे 200, और ये भी एट द रेट ऑफ 2 करके ही हमें वैल्यू करना होता है, तो ये हो गया 400। तो 4063 क्या है, 4063 ये कॉस्ट है 200 यूनिट को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने का, ठीक है, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने का 200 यूनिट का कॉस्ट इतना है, लेकिन ये ट्रांसफर तो हुआ बट एबनॉर्मल लॉस हो गया, मतलब डिफेक्ट हो गया होगा, लॉस हो गया है, ये नॉर्मल प्राइस में सेल नहीं होगा, तो मार्केट में इसे हम लोगों ने स्क्रैप में सेल कर दिया। स्क्रैप कितना चल रहा है, स्क्रैप हमें पता है एट द रेट ऑफ 2 करके चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बेच देते हैं तो 4063 कॉस्ट इनकर्ड है, 400 हम लोग रिकवर कर पाए तो बाकी हम लोग का लॉस है, लॉस कहां पर ट्रांसफर होगा, कॉस्टिंग पीएल में, ठीक है। लॉस को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में। कितना लॉस हो जा रहा है, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे 200, यहाँ पर भी 200, 4063, 4063 माइनस 400, 3663, 4063, ठीक है। तो देखो कैसे हुआ, हम फिर से बता देते हैं। हम लोगों को जब भी नॉर्मल लॉस का अगर स्क्रैप दिया हुआ रहेगा और सेम क्वेश्चन में अगर एबनॉर्मल लॉस भी होगा, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल लॉस का अगर स्क्रैप है तो एबनॉर्मल लॉस भी स्क्रैप में बिक जाएगा। तो अगर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने का मतलब ये हो गया कि इतने सारे यूनिट मिस मतलब मिस हैंडलिंग के वजह से ये जो है खराब हो गया है, ठीक है, मतलब ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये एस्टिमेशन के बाहर है, ठीक है। केयरलेसनेस की वजह से 200 यूनिट एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, जबकि होना चाहिए था सिर्फ 250। तो जो भी लॉस हो गया है वो नॉर्मली कस्टमर को तो सेल नहीं कर सकते हैं, तो मार्केट में वो स्क्रैप में सेल हो जाएगा इस नॉर्मल लॉस के साथ 2 रुपीज करके। तो इस पे कॉस्ट लग चुका है 4063, ठीक है। फिर पता चला ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो ये नॉर्मल प्राइस में सेल नहीं होगा, तो इसको हम लोगों ने 400 में मार्केट में स्क्रैप में सेल कर दिया। तो थोड़ा बहुत लॉस हम लोग का रिकवर हो गया, तो लॉस का अमाउंट रिड्यूस होके 4063 से 3663 हो गया। ये इस तरीके से होगा। और नॉर्मल लॉस का एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर हम लोग 500 क्यों, क्योंकि नॉर्मल लॉस का हमें कॉस्टिंग करना ही नहीं है, नॉर्मल लॉस का तो हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, तो नॉर्मल लॉस का हमें कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करना होता है। वो चीज देखो हम लोगों ने लास्ट दिन यहाँ पर सीखा था, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट नहीं कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये कॉलम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू में लिखेंगे। और ये पॉइंट देखो मैंने यहाँ पर जब नॉर्मल लॉस का डेफिनेशन लिखवाया था तब बोल भी दिया था, यहाँ पर सच एंट्रीज टू बी, ये देखो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट और सच एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू, हमेशा रियलाइजेबल या फिर स्क्रैप वैल्यू पे ही ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग का एग्जाम्पल 2 तक, एग्जाम्पल 2 मैंने करवा दिया, एग्जाम्पल 3 में मैंने एबनॉर्मल लॉस वाला पॉइंट का जो मतलब अकाउंट है वो भी बता दिया। अब हम लोग एबनॉर्मल गेन करेंगे, देखो एग्जाम्पल 4, तो पहले एबनॉर्मल गेन क्या होता है वो देख लेते हैं। एबनॉर्मल गेन, अच्छा, एबनॉर्मल गेन का मतलब है कि हमें जितना इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलना चाहिए था अगर उससे ज्यादा मिल जाता है, जबकि प्रैक्टिकली ये थोड़ा कम ही होता है, फिर भी क्योंकि है तो हमें ये बात पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मली सोच के देखो ना, एबनॉर्मल गेन होने का चांसेस कम होता है, फिर भी अगर हो गया तो इसीलिए एबनॉर्मल गेन का भी कंसेप्ट आया है। तो अगर एक्चुअली जो लॉस होने वाला है उससे कम लॉस होता है, इफ एक्चुअल लॉस फाउंड at the end is less than the
लॉस एक्सपेक्टेड एट द बिगिनिंग में जो लॉस एस्टिमेटेड किया गया था बिजनेस में, क्योंकि हर एक बिजनेस में लॉस होता है, अगर उससे कम लॉस हुआ, ठीक है, द डिफरेंस इज known as abnormal gain. It is recorded to the debit side of process account. ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्यों? क्योंकि एंट्री क्या होगा, गेन है तो क्रेडिट है, तो एबनॉर्मल गेन होगा। जिस प्रोसेस में हो रहा है उस प्रोसेस को डेबिट करेंगे। प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन। तो प्रोसेस अकाउंट में इसका पोस्टिंग कैसे होगा, देखो, प्रोसेस अकाउंट में इसका पोस्टिंग हो जाएगा टू एबनॉर्मल गेन बोल के। तो ये हो गया ना डेबिट साइड, तो वही बोल रहा है डेबिट साइड में ये रिकॉर्ड होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, सच एंट्री is to be recorded at the amount which is computed below. Such entry is to be recorded at the amount which is computed below. ये जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा एंट्री, वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन, जितने सारे यूनिट एबनॉर्मल गेन हुए, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ abnormal gain into cost per unit of नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट का जो कॉस्ट पर यूनिट होगा उसी से कैलकुलेट करना है। मतलब जैसे एबनॉर्मल लॉस का करते थे, ये देखो एबनॉर्मल लॉस में भी हमें कैसे कैलकुलेट करना था, ये देखो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, जो ये कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है उसी पे वैल्यूएशन होना है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 4, a product passes through process 1 and 2, material issued to process 1 40,000, same type of data दिया हुआ है, wages 30,000, manufacturing overhead 27,000, normal loss 5%, 4850 unit of output were produced and transferred out from process 1. There were no opening stock. Input raw material issued to process 1 were 5,000 unit. स्क्रैप हैज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2 पर यूनिट। क्वेश्चन एकदम एज इट इज है जैसे पहले भी दिया था, बस ये पॉइंट जो है थोड़ा सा अलग है। 4850 जो है ट्रांसफर करना है प्रोसेस 2 में, ठीक है। अब हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है प्रोसेस 1 अकाउंट, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जो कि उसी अकाउंट में दिख जाएगा, एबनॉर्मल लॉस या गेन जो भी आएगा वो भी हमें उसी अकाउंट में दिख जाएगा, वैल्यू क्या है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी ओपन करेंगे, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट भी ओपन करके देखेंगे कैसा होता है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे प्रोसेस 1 account, to material। अच्छा, कितना यूनिट है? 5000, 5000 यूनिट, रुपीज है 40,000। अच्छा, मेटेरियल के बाद है वेजेस 30,000,
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट बाय नॉर्मल लॉस, 5% ऑफ इनपुट, 5,000 इंटू 5% और स्क्रैप वैल्यू भी 2 रुपीज करके बताया है एट द रेट ऑफ 2। ऐसे लिख लो तो पता चलेगा ये रुपीस लिखा है हम लोगों ने, तो 250 और यहाँ पर हो गया 500। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर बाई प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर होना चाहिए। तो देखो 5,000 यूनिट हम लोगों ने इनपुट दिया, उसमें से अगर 250 मेरा नॉर्मल लॉस है तो मेरा 4750 आउटपुट ट्रांसफर होना चाहिए। बट क्वेश्चन बोल रहा है 4850 जो है प्रोड्यूस हुआ और वो ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में, तो यहाँ हमें 4750 ही लिखना पड़ेगा, सॉरी 4850 ही लिखना पड़ेगा। मैंने गलत लिख दिया, ये देखो हम ये बोलना चाह रहे थे, यहाँ जितना बोल रहे हैं हमें उतना ही लिखना पड़ेगा। 4850 यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट आना चाहिए इतना हमारे हिसाब से, बट एक्चुअली में आया है 4850, ठीक है, तो उतना ही ट्रांसफर होगा। अच्छा, अब ये अगर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस नहीं होगा, देखो क्योंकि हम लोगों को तो लगा था 4750 हमें आउटपुट मिलना चाहिए, मिल गया कितना है 4850, तो एक्स्ट्रा मिला है कितना 100, तो ये जो एक्स्ट्रा मिला है इसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन क्रेडिट होगा तो यहाँ लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन, ये 100 यूनिट, ये हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा जितना। अब इसका वैल्यू करना पड़ेगा और यहाँ पर इसका भी वैल्यू करना पड़ेगा। अब ये दोनों का टोटल करते हैं, ये हो गया 5100 और इसका टोटल करेंगे 250 प्लस 4850, 5100। अच्छा, अब कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये तीनों का टोटल 40 और 30, 70 और 27 मतलब 97,000 माइनस 500। और इनपुट कितना दिया है ये टोटल मत लिख दो, इनपुट कितना दिया है, टोटल इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट यानी 250। अब चेक करते कितना होगा, 97,000 माइनस 500, 96,500, 5,000 minus 250, 4750, 96,500 डिवाइडेड बाई 4750, तो ये हो गया 20.31, ठीक है, तो 20.3132 कर देते हैं, रुपीज 20.32 पर यूनिट। अब ये पूरा जो है इसी से हम लोग वैल्यू करेंगे, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे 4850, देखते हैं कितना आता है। ये आ गया 98,531, हम यहाँ पर लिखेंगे 98,530, 1.5 है तो हम इसे 2 कर लेते हैं और इसका पहले टोटल कर लेते हैं, 500 टोटल करने पे ये 32, यहाँ पर 0,999,032 हुआ। अच्छा, अब इधर भी वैल्यूएशन कितने से करना है, इसी कॉस्ट पर यूनिट से, अभी अभी तो हम लोगों ने लिखा ना, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो सिंपल कैलकुलेटर में हम लोगों ने क्या किया, ये जो वैल्यू निकल के आया था, ये वैल्यू निकल के आया था, हम लोगों ने इसमें 4850 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने अभी क्या किया 20.32 एंड समथिंग जो भी निकल के आया उसमें हम लोगों ने 4850 मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर मिल गया। अगेन इस वैल्यू को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 4850 को हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे उससे डिवाइड कर दो, तो देखो कैलकुलेटर में फिर से यही वाला डेटा हमें दिखने लगेगा, ये देखो पूरा वही डेटा दिख रहा है जो है, दोबारा से डायरेक्ट मतलब डिवाइड वगैरह करने का जरूरत नहीं, इनटू 100, तो देखते हैं कितना आता है 2031.5 मतलब 2032, 2032। अब टोटल करके देखते हैं मैच होता है कि नहीं, तो यहाँ तो आ रहा है 97,000, 97 और 2000, 98,000 सॉरी 99 होगा, 99,032, देखो मैच हुआ। और अगर हम लोग इसको गलती से भी 20.32 से कैलकुलेट करने जाएंगे तो दोनों साइड मैच नहीं होगा, चेक करके देख लो, लाइक 20.32 इंटू 100 करने पे कितना आता है 2032, ये तो आ गया, चलो। और यहाँ पर देखो 20.32
इनटू अगर हम लोग 4850 करेंगे तो कितना आएगा, 98552 आ जाएगा, जबकि 532 आने से मैच होगा। इसीलिए 2 डिजिट से करने जाओगे नहीं होगा, जितना भी डिजिट आ रहा है कैलकुलेटर में दिख रहा है पूरा डिजिट को लेके कैलकुलेशन करना है, तभी दोनों साइड का लेजर बैलेंस होता है। अब हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ये दोनों अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन। अच्छा, अब यहाँ पर नॉर्मल लॉस हुआ है वो आ जाएगा टू प्रोसेस वन बोल के, टू प्रोसेस वन 250 यूनिट 500। और एबनॉर्मल गेन का क्रॉस पोस्टिंग इधर होगा, ये देखो एंट्री क्या है, प्रोसेस वन टू एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन में लिखेंगे बाई प्रोसेस वन 100 2032, 100 यूनिट 2032, ऐसे करके होगा। अच्छा, अब एबनॉर्मल गेन अकाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जब हम लोग का एक्सेस गेन होता है तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि उससे हम लोग का लॉस जो है वो कम हो जाए। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या कोशिश करेंगे कि हम लोग का अगर कुछ भी लॉस है, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, हम लोग एबनॉर्मल गेन से पहले लॉस को जो है मतलब एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा गलत बता दिया, एबनॉर्मल गेन है और अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस भी होता है, जैसे ये तो एक ही प्रोसेस है, ठीक है, तो अगर हम लोग के पास 2-3 प्रोसेस होगा वहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर एबनॉर्मल गेन है तो उससे हम लोग एबनॉर्मल लॉस को जो है कम करने का कोशिश करेंगे। देखो मेरे पास एक ही बिजनेस में मेरा 3 प्रोसेस है, ठीक है, एक में एबनॉर्मल लॉस है, एक में एबनॉर्मल गेन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन हाँ जिस प्रोसेस का है उसी प्रोसेस से हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल गेन से एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आएगा तभी बता पाएंगे, ऐसे बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा कि कैसे करके एडजस्ट होता है। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा बाई, यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक। जैसे मैंने बोला कि ये सेल हो जाता है तो इसे हम लोगों को लिखना पड़ेगा बाई बैंक। अच्छा, ये वाला यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे टू नॉर्मल। अच्छा हाँ, ये वाला पॉइंट भी मुझे बताना है। देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम लिख लेते फिर समझाते। देखो टू नॉर्मल लॉस लिखेंगे, क्यों हम बता रहे हैं टू नॉर्मल लॉस। अब देखो हम लोग का सेम प्रोसेस में हुआ है, ठीक है, ये तो अलग प्रोसेस में नहीं हुआ है, सेम प्रोसेस में मेरा लॉस भी है, सेम प्रोसेस में मेरा गेन भी है। हाँ, इसी क्वेश्चन में हो जाएगा हम जो पॉइंट बोल रहे थे, ठीक है। इसमें देखो हम लोग का लॉस भी है गेन भी है, तो अगर मेरा 100 यूनिट गेन हुआ है और मेरा लॉस है 250 यूनिट, तो क्या करना है मुझे, 250 यूनिट का जो लॉस है उसे गेन से एडजस्ट करना है। नॉर्मल लॉस में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ही प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन तो नहीं आ सकता है, मेरा बात समझो। हर एक प्रोसेस में एक नॉर्मल लॉस आएगा, ठीक है, अगर है तो नॉर्मल लॉस आएगा ही हर एक क्वेश्चन में, लेकिन एक प्रोसेस में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस आ सकता है या फिर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आ सकता है। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होगा जहां नॉर्मल लॉस के साथ साथ एबनॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल गेन दोनों है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो हम लोग का एबनॉर्मल गेन होगा या तो हम लोग का एबनॉर्मल लॉस होगा, दोनों चीज तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग का ये वाला कौन सा क्वेश्चन है जहां पर नॉर्मल लॉस भी है एबनॉर्मल गेन भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, गेन जो हुआ है उससे लॉस को कम करने का कोशिश करेंगे। तो यूनिट के हिसाब से अगर देखें, मेरा 250 यूनिट लॉस हुआ है और मेरा एक्सेस 100 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो हम लॉस को क्या कम कर लेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे मेरा 150 का लॉस है, ठीक है। हम गेन से लॉस को एडजस्ट कर लेंगे, मतलब मेरा क्या हुआ है, 250 यूनिट जो है वो बेकार बना है, ठीक है, मतलब वो फिनिश गुड्स जो है वो मार्केट में सेलेबल नहीं है, उसे स्क्रैप में ही बेचना पड़ेगा, दैट इज 2 रुपीज करके बेच रहे हैं। लेकिन
क्योंकि मेरा 100 यूनिट का जो है एक्सेस गेन हुआ है, तो हम उसमें से मेरे लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना बिजनेस में, मान लो 50 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है, और 60 रुपीज का लॉस है, तो हम लोग नेट करके बोलेंगे कि हम लोग का 10 रुपीज का लॉस है। वैसे ही अगर मेरा 250 का लॉस है और 100 का गेन है, तो हम एडजस्ट करके बोलेंगे कि मेरा 150 का गेन है, ठीक है। अब इसका एंट्री कैसे होगा, अगर हम लॉस को एडजस्ट करेंगे तो मेरा लॉस कम हो जाएगा, लॉस कम होने से लॉस क्रेडिट होगा, ठीक है, और एबनॉर्मल गेन को यूज करेंगे तो एबनॉर्मल गेन डेबिट होगा, इसीलिए एंट्री किया हुआ एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। अब कितना मैक्सिमम हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, 100 यूनिट, 250 का टोटल लॉस है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल 100 यूनिट ही है एडजस्ट करने के लिए, तो मैक्स टू मैक्स 100 यूनिट को ही एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला हम लोग कितना करके प्राइस दिखाएंगे, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 2 करके, क्योंकि इसका स्क्रैप वैल्यू 2 करके है, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच रहा है गेन, गेन हम लोग का थोड़ा सा कम हो गया, कितना गेन बच रहा है वो हम लोग लिखेंगे ऐसे, इधर आ जाएगा टू कॉस्टिंग पीएल बोल के, जैसे लॉस जो बच रहा है उसे बाई कॉस्टिंग पीएल लिख रहा है, तो जो गेन बचेगा उसे टू कॉस्टिंग पीएल लिखेंगे। यहाँ पर हो गया 100 यूनिट, यूनिट तो कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 2032 और यहाँ पर 2032 गेन था, जिसमें से 200 का यूज हो चुका है, तो 200 लेस कर देंगे, 1832। अभी इतना ही गेन बचा, इतने में से इतना गेन बचा, ठीक है, अमाउंट में। अब ये क्रॉस पोस्टिंग होगा, यहाँ पर बाई एबनॉर्मल गेन पहले लिखेंगे, फिर बैंक लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे बाई एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन से हम लोगों ने लॉस को कम किया, लेकिन कितना यूनिट, 100 यूनिट, 200 रुपीज, ठीक है। बाकी कितना बच गया, बाकी यहाँ पर जो बच गया वो हम लोग को सेल कर देना है, स्क्रैप में सेल हो जाएगा बाय बैंक, ठीक है। जो एडजस्ट हुआ हुआ, जो नहीं हुआ वो हम लोग सेल कर देंगे, कितना 150 हो जाएगा, 250 का भी टोटल अमाउंट टैली होगा। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 500, और ये कितना करके सेल होगा एट द रेट ऑफ 2 करके, तो ये देखो हो गया 300, दोनों मिला के 500, ठीक है, तो ये मैच हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, टोटल 250 का लॉस था, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 150 सेल कर दिया, और जो एबनॉर्मल गेन हुआ है उसके साथ हम लोगों ने लॉस को एडजस्ट कर दिया, और एडजस्टमेंट हम लोग का 100 यूनिट का एडजस्टमेंट पॉसिबल हुआ। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन है, तो हम लोग इस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी हम लोग का कंप्लीट हुआ, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इलास्ट्रेशन 2, ये करके देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, a product passes through 3 process, the output of each process is treated as the raw material of the next process to which it is transferred, and output of the third process is transferred to finished stock। तो ये तो होता ही है, प्रोसेस कॉस्टिंग का जो सिस्टम है वो यही वाला है, 3 प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। प्रोसेस 2, प्रोसेस 1, आउट आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस, इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट होगा। देखो, ट्रीटेड एज रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, रॉ मटेरियल मतलब उसका इनपुट के तरह ट्रीटमेंट होगा, टू विच इट इज ट्रांसफर्ड, एंड आउटपुट ऑफ द थर्ड प्रोसेस, इसका जो आउटपुट होगा वो हम लोग का फिनिश स्टॉक होगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का तो पैटर्न ही यही है, यही वाला तो हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब देखो प्रोसेस 1 में क्या क्या यूज हुआ है, प्रोसेस 1 में यूज हुआ है मेटेरियल 40,000, लेबर 6,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10,000। प्रोसेस 2 में मटेरियल 20,000, यहाँ पर लेबर 40,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10,000। प्रोसेस 3 में 10,000 मटेरियल, लेबर 1,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15,000। 10,000 यूनिट हैव बीन इशूड टू प्रोसेस 1, तो प्रोसेस 1 में कितना यूनिट पहले ट्रांसफर हुआ, 10,000 यूनिट, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस। अच्छा, अब प्रोसेस होने के बाद हर एक प्रोसेस का कितना कितना आउटपुट है वो हमें दे दिया है, तो देखते कितना कितना दिया है। 9750, 9400, 8000, और नॉर्मल लॉस कौन से प्रोसेस में कितना एस्टिमेटेड है वो भी बता दिया है, 2%, 5%, 10%। नो स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस वाज लेफ्ट, मतलब कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बन रहा है एट द एंड, मतलब एंड में कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा, यही चीज बता रहा है। देखो, नो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ना तो कोई आधा अधूरा चीजों का स्टॉक रहेगा, पूरा फुल्ली कंप्लीटेड होगा। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड आर्टिकल, मतलब जो फिनिश गुड्स बन रहा है उसका कॉस्ट कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है, वो तो हम लोग थर्ड प्रोसेस तक कैलकुलेट कर लेंगे, तभी पता चलेगा कि जो फिनिश गुड्स है उसका कॉस्ट कितना है।
ठीक है, तो हम लोग इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ बोला है कि कॉस्ट निकाल के बताओ फिनिश गुड्स का, तो हमें प्रिपेयर क्या करना चाहिए, प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, तीनों प्रोसेस में मिलके तभी जाके जो है फिनिश गुड्स बन रहा है। तो तीनों प्रोसेस अकाउंट हम लोग का बनना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इलस्ट्रेशन 2। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोसेस 1, प्रोसेस 1। यहाँ कॉस्ट पर यूनिट भी तो निकालना पड़ेगा, जगह रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस 2। प्रोसेस 3। अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ पर मेटेरियल 40,000, यूनिट है 10,000, तो टू मेटेरियल, यूनिट अमाउंट 10,000 और ये है 40,000। अच्छा, नेक्स्ट लेबर 6,000। अच्छा, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10,000। 10,000। अच्छा, फिर इसके बाद प्रोसेस 2 का दिया हुआ है 20,000, 4,000, तो एक लाइन गैप रख के लिखेंगे, क्योंकि प्रोसेस 1 से ट्रांसफर होके जब प्रोसेस 2 में आएगा वो भी तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले यूनिट, टू मेटेरियल, $20,000, लेबर 4,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10,000, $10,000। यहाँ पर इसमें भी हमें एक लाइन गैप रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम लोग प्रोसेस 2 से ट्रांसफर लिया गया इनपुट का डेटा लिखना पड़ेगा, तो एक लाइन गैप में रख के हम लिख लेते हैं मेटेरियल 10,000, लेबर 1,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15,000। 15,000। अच्छा, ये डेटा पूरा लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या बोला है देखो, ये 10,000 वाला डेटा भी लिख लिया। अब बोला है कि आउटपुट किसका कितना है, नॉर्मल लॉस। तो पहले नॉर्मल लॉस को अप्लाई करते हैं प्रोसेस 1 में 2%, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई नॉर्मल लॉस। $10,000 का 2%, 200 होगा इसमें। 10,000 का 2%, हाँ 200। अच्छा, इसका कोई स्क्रैप बोला है क्या, देखते हैं। नहीं, यहाँ तो मुझे कोई स्क्रैप नहीं दिख रहा है, इसका कोई स्क्रैप नहीं बोला है, तो ये स्क्रैप वैल्यू जो है वो 0 रहेगा। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू इसका कुछ नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 लिखना पड़ेगा, तो देखते हैं कितना ट्रांसफर क्वेश्चन में बोल रखा है।
तो ट्रांसफर बोला है 9750, क्या 9750 ही हम लोग का ट्रांसफर होना चाहिए, वो देखते हैं यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड, और यहाँ मेरा पेज छूट गया है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। अच्छा यहाँ पर 9750 ट्रांसफर बोला है। अच्छा चेक करते हैं कि हम लोग का 9750 ट्रांसफर होगा कि नहीं। देखो 10,000 इनपुट दिया, ठीक है, और 200 अगर हम लोग का लॉस है तो 9800 यूनिट आउटपुट में जाना चाहिए, जबकि बोल रहा है आउटपुट 9750 है। तो इसका मतलब लॉस हुआ है, क्योंकि हमारे हिसाब से आउटपुट होता है 9800, बट आउटपुट एक्चुअली में हुआ है 9750। इसका मतलब 50 यूनिट और भी ज्यादा लॉस हो गया, वो एबनॉर्मल लॉस है। तो इसको कैसे प्रेजेंट करोगे? देखो सिंपल सा बात है, जो क्वेश्चन में आउटपुट बोल देगा, अगर क्वेश्चन बताता है तो हम लोग उसी आउटपुट को लिखेंगे बाय प्रोसेस टू। प्रोसेस टू ही क्यों लिखा? क्योंकि प्रोसेस टू में ही ये आउटपुट जाने वाला है, कितना 9750 क्वेश्चन हमें बोल रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये 9800 होना चाहिए था। इसका मतलब इसमें हो चुका है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट? 9800 और 9750 का जितना गैप आ रहा है, यानी कि 50 यूनिट। 50 यूनिट लॉस हुआ है। अब हम लोग को करना पड़ेगा इसका वैल्यूएशन, ठीक है। कैसे करके करेंगे? यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके। तो ये हो गया 10,000, यहाँ पर टोटल करने से आ जाएगा 40,000, 50 और ये 56,000 हो गया। अच्छा यहाँ पर टोटल करने से ये 9800 और ये 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये दोनों का कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस का और प्रोसेस टू का। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मतलब कंप्लीटेड यूनिट्स या फिर गुड यूनिट्स, जो भी बोलो। तो टोटल कॉस्ट यानी कि 56,000, ठीक है। ये यहाँ से लेते हैं ऐसा मत सोचो, इसका टोटल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन जब करते हैं तब ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं जब हम लोग टोटल करते हैं तो ये वाला, ठीक है। 56,000, 56,000 माइनस अगर कुछ स्क्रैप है जो कि यहाँ पर नहीं है तो जीरो लिख दिया मैंने समझने के लिए। और यहाँ पर 10,000 यूनिट हम लोगों ने इनपुट दिया, जिसमें से 200 लॉस हुआ, तो गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है 9,800। तो 56,000 डिवाइडेड बाई 9,800 करने पे आ रहा है कुछ इतना, 5.71, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ₹5.71 पर यूनिट। अच्छा अब जैसे मैंने बोला कि ये लिख लेंगे यहाँ पर, लेकिन इसका जब वैल्यू करेंगे यहाँ पर भी लिखेंगे @5.71, यहाँ भी लिखो @5.71, ताकि कितने से मल्टीप्लाई वो समझ में आए। लेकिन हमें पूरा जो वैल्यू है उसको लेके करना है, 5.714 जितना भी है। तो इंटू 50 कर लेते हैं, तो कितना आ गया देखते हैं, 285.7, तो 286 लिख लेते हैं। फिर डिवाइडेड बाय 50 कर देते हैं, तो फिर से वही डिजिट मिल जाएगा, इंटू 9750। तो ये हो गया हम लोग का 55714। तो 55714। अब टोटल करने पे देखते हैं 56,000 आता है कि नहीं। 55714 प्लस 286, ये हो गया 56,000। देखो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, ठीक है। और अगर सिर्फ 5.71 से करोगे तो नहीं आएगा, चेक करके देख लो। 50 इंटू 5.71, देखो आ रहा है 285.5। अगर हम लोग इसको 286 लिख लेते हैं, चलेगा, लिख लेंगे। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, 5.71 इंटू 9750 लिखने पे आता है 55,672, जबकि 714 होने पे ही मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये लिख दोगे और इस तरीके से कैलकुलेशन कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस यहाँ पे लिख देना है कि हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भले ही हम लोग ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, एक्चुअली इसमें ऐसे लिख दो अप्रोक्स, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अच्छा सेम, अब ये प्रोसेस टू से जो हुआ इसे हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रोसेस वन में, जो आउटपुट आया प्रोसेस टू में। तो क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस वन, या फिर टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। 9750 और उसका कॉस्ट है 55714, 55714, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नॉर्मल लॉस लिखेंगे। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस बोला है 5%, तो हमेशा इनपुट पे ही होता है। तो इनपुट कितना है, यूनिट तो 9750 ही है, इंटू 5%, और स्क्रैप कुछ भी नहीं है, तो 9750 इंटू 5%।
तो ये हो रहा है 487.5, ठीक है, मैंने लिखा है 487.5। अगर हम लोग चाहें तो इसे 488 भी लिख सकते हैं। तो लेजर में मेरे हिसाब से इसे 488 कर लेना ही बेटर रहेगा, क्योंकि 0.5 से लेजर अजब अजब दिखेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते 488, ठीक है, ये ठीक रहेगा, क्योंकि पॉइंट में रहेगा। और वैसे भी यूनिट, पहला बात है देखो, रुपीज में पॉइंट लिख सकते हैं, लेजर में भी लिखा जा सकता है, लेकिन यूनिट तो कभी पॉइंट में नहीं होगा ना। यूनिट तो हमें क्वांटिटी की तरह बता रहा है, तो हमें उसको राउंड ही कर लेना चाहिए, वही सही अप्रोच होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कितना आउटपुट है, 9400। ये प्रोसेस 3 में जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बाई प्रोसेस 3 9400। क्या इतना ही हमारा आउटपुट होना चाहिए? चेक करते हैं। 9750 इनपुट दिया, 488 लॉस होगा पता था, तो आउटपुट मिलना चाहिए था 9262। अच्छा, एक्स्ट्रा मिल गया, देखो 9400 मिल रहा है, इसका मतलब एबनॉर्मल गेन है। माइनस करके देखते हैं कितना एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन है 138 यूनिट, तो ये इधर लिखना पड़ेगा, टू एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन 138। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितना है, ये सब का टोटल करने से पता चलेगा 55,714 प्लस 20 और 10 30 34,000, तो 89,714 माइनस 0, क्योंकि कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। और इनपुट यूनिट 9750 और नॉर्मल लॉस का यूनिट 488। तो 9 यहाँ पर 9750 माइनस 488 करने पे आता है 9262, 89,714, 89,714 डिवाइडेड बाय 9262, तो ये वैल्यू आ रहा है 9.686। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रुपीज 9.686 है, तो 69 पर यूनिट अप्रोक्स। ठीक है, अब हम लोग ये पूरा डेटा लेके 138 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 1336.7, तो 1337 कर लेते हैं, और टोटल कर लेंगे इधर, और यहाँ पर बाकी डिवाइडेड बाय 138 इंटू 9400, तो ये आ रहा है 91050.7। तो 91051 कर लेते हैं, 91051 ऐसा कर लिया, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद मोर देन 5 है। अब इसका टोटल करेंगे 8889, ये हो गया 8889। अच्छा, अब इसका टोटल कितना आया? 89,714, और ये टोटल होगा 91,051। ये देखो 91,051 मैच हो गया, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ इससे करते हैं तो मैच होना मुश्किल था, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर हम लोग का एबनॉर्मल गेन आया, देखो पहले वाले क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस आया, दूसरे वाले प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन आया। अब ये प्रोसेस 3 का देखते हैं। प्रोसेस 3 का यहाँ पर ट्रांसफर पहले लिखना पड़ेगा, टू प्रोसेस टू से जो यूनिट आया 9400, ये वाला, और कॉस्ट है 9151 बाई नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस देखो इसमें भी बोल रखा है 10%, तो 9400 का 10%, तो 940 हो जाएगा। स्क्रैप तो कुछ है नहीं। आउटपुट कितना है? 8000। ये फिनिश स्टॉक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये ट्रांसफर नहीं होगा तो इसे फिनिश स्टॉक लिखना पड़ेगा, फिनिश्ड स्टॉक, या फिर फिनिश्ड गुड्स भी लिखा जा सकता है, 8000। अच्छा, अब देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग को आउटपुट कितना मिलना चाहिए था, क्या उतना ही मिला या उससे कम ज्यादा। तो यहाँ पर माइनस करने पे दिख रहा है 8460 मिलना चाहिए, बट मिल रहा है 8000। फिर से एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस, कितना आ जाएगा? 460। 460 कम दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा।
अब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ब्रैकेट में लिखा नहीं है, बट ब्रैकेट में लिख देना चाहिए कि कितने से मल्टीप्लाई हुआ है। 9.69 एट द रेट, यहाँ भी एट द रेट 9.69, ये लिख देना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो कि हम लोग का 0 है, इनपुट यूनिट 9400 माइनस 940, टोटल करते हैं कितना होगा। 91051 प्लस 10 और ये 16 मतलब 26,000, 1,17,051 माइनस 0, 1,17,051, 9,400 माइनस 940, 8460, 117,051 डिवाइडेड बाई 8460, कितना आ रहा है 13.835 मतलब 13.84 पर यूनिट अप्रोक्स। 13.84 से मल्टीप्लाई होगा एट द रेट ऑफ 13.84, एट द रेट ऑफ 13.84। अच्छा, अब ये पूरा डिजिट इंटू 460, 6364, 6364 डिवाइडेड बाई 460 इंटू 8,000, तो ये हो जाएगा 1,10,686, 1,10,686.5 है, तो 87 कर लेते, देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग का टोटल 9,400, इधर 940, 460 प्लस 8,000 मतलब 9,400 ही होगा। ये टोटल करने पे आता है 1,17,051, और ये टोटल करने पे इतना ही आना चाहिए 1,10,687 प्लस 6364। गलत हो गया, 1,10,687 प्लस 6364, नहीं ठीक है, मेरा ये एडिशन गलत हुआ पहले, अब तो सही आ रहा है। 1,17,051, ठीक है। इतना जो है हम लोग का फिनिश स्टॉक का जो कॉस्ट है वो इतना निकल के आ रहा है। बस यही वाला हमें करने को बोला था, यहाँ पर और कुछ बोला नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे मिल ही गया जहां पर हम लोग तीनों अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नॉर्मल लॉस भी ओपन कर सकते हैं जो कि तीनों प्रोसेस में है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, तो वही वाला हम करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखो क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन हम एडिशनल करके दिखा रहे हैं, अगर कभी पूछ ले तो। यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अच्छा देखो, नॉर्मल लॉस में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो नॉर्मल लॉस में जितने जगह पे नॉर्मल, नॉर्मल लॉस हर एक प्रोसेस में है, तो 2 प्रोसेस 1, 2 प्रोसेस 2, 2 प्रोसेस 3, इस तरीके से 2 प्रोसेस 1, 2 प्रोसेस 2 और 2 प्रोसेस 3, तीनों में हम लोग का नॉर्मल लॉस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्रोसेस 1 में है 200, 488,
रिकवरी किसी में भी नहीं है, 200, 488, और इसमें है 940। यहाँ अमाउंट का कॉलम कुछ भी नहीं है, अमाउंट रिकवरी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको क्लोज करना चाहे तो बाई बैंक बोल के हम लोग का ये जीरो ही आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सेल 200, मतलब कुछ भी हमें रिकवरी नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले हम एबनॉर्मल गेन को भी लिख लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट वगैरह भी होगा ना एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को, ठीक है। तो पहले एबनॉर्मल लॉस भी लिख लेते हैं, पहले सारा क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं। 50 और 286 प्रोसेस वन का, टू प्रोसेस वन, 50 और 286 एबनॉर्मल लॉस, 50 और 286। अच्छा, और कहीं पर एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल गेन है प्रोसेस टू में, बाई एबनॉर्मल गेन 138, 1337 बाई प्रोसेस टू, बाई प्रोसेस टू 138, 1337, 138, 1337। अच्छा, और यहाँ पर क्या आया है, फिर से एबनॉर्मल लॉस आया है, टू प्रोसेस थ्री, टू प्रोसेस थ्री 460, 6364, 460, 6364, ठीक है, 6364, ये हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को देखना है कि एबनॉर्मल गेन कहाँ पर हुआ है, प्रोसेस टू में, ठीक है। तो हम लोग प्रोसेस टू का जो लॉस है उसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस टू का जो नॉर्मल लॉस है उसे एडजस्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टू नॉर्मल लॉस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल लॉस को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि प्रोसेस टू का प्रोसेस टू से ही एडजस्ट होगा। मतलब ये देखो, प्रोसेस टू में क्या हुआ है, प्रोसेस टू में हुआ है एबनॉर्मल गेन, ठीक है, और प्रोसेस वन में लॉस भी है। तो हम लोग लॉस से जो है, गेन से जो है लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो लॉस है 488 यूनिट, गेन हुआ है 138, तो टोटल 138 यूनिट ही हम लोग नॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 138, ठीक है। यूनिट जरूर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई सेल वैल्यू नहीं है, तो ये यहाँ पर जीरो ही रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पर जीरो रह जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर टू कॉस्टिंग पीएल बोल के लिखेंगे, टू कॉस्टिंग पीएल, यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, ये नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना था, वो तो मैंने देखा ही नहीं, 488 था। अच्छा, उसमें से 138 हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हम लोग ये एडजस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो है गेन रह ही जाएगा, सिर्फ यूनिट एडजस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ अमाउंट है ही नहीं अवेलेबल, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अगर स्क्रैप वैल्यू होता तो हम लोग स्क्रैप वैल्यू लिख देते, ठीक है, तो हम लोग का कॉस्ट भी जो है वो भी हम लोग का रिड्यूस होता। बट यहाँ पर सिर्फ यूनिट ही लेस हुआ, अमाउंट कुछ भी लेस नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि इसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। गेन के साथ सिर्फ यूनिट, यूनिट जो है वही हम लोग एडजस्ट कर पाए। अच्छा, अब ये जो है हम लोग का एबनॉर्मल गेन, इसका क्रॉस पोस्टिंग हमें करना पड़ेगा नॉर्मल लॉस में, बाई एबनॉर्मल गेन बोल के 138 नॉर्मल लॉस में, ये बात बाई, ये बाद में करेंगे, बाई एबनॉर्मल गेन, बाई एबनॉर्मल गेन यहाँ लिख देते हैं, कौन सा वाला, प्रोसेस टू, ठीक है, ताकि समझ में आए। कितना, 138, 138 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट जो है हम लोग का यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिख सकते। अच्छा, इसके बाद ये एबनॉर्मल लॉस जो है, एबनॉर्मल लॉस का भी सेल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में इसका कोई स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, मार्केट में इसका कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं कि ये सेल हो जाए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों का ये तो बाई बैंक बोल के तो लिख नहीं सकते, बैंक का मतलब क्या है, अगर सेल होगा तभी ना बाई बैंक लिखेंगे। तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये हम लोग क्लोज करते हैं, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 510,
और ये टोटल करने से होगा 286 प्लस यहाँ पर 6364 प्लस 286, तो ये हो जाएगा 6650। ठीक है, ये बाई बैलेंस सीडी बोल के लिख देंगे कि इतना सारा एबनॉर्मल लॉस रह गया। ठीक है, इतने सारे एबनॉर्मल लॉस रह गए, इसका कुछ भी रिकवरी हम लोग नहीं कर पाए। अगर ये मार्केट में स्क्रैप सेल होता तो ये भी सेल हो जाता। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। और यहाँ पर इसको इसको तो क्लोज कर ही लिया है हम लोगों ने। अब नॉर्मल लॉस का भी क्लोज कर लेंगे। नॉर्मल लॉस का यहाँ पर एबनॉर्मल गेन जो है एडजस्ट हुआ प्रोसेस 2 का, वो हो गया। बाकी हम लोग बाई बैलेंस सीडी बोल के लिख लेंगे। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी बोल के प्रोसेस 1 का आ जाएगा 200 यूनिट, प्रोसेस 2 का कितना आ जाएगा 138 एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर 488 माइनस 138, तो ये बच रहा है 350। और प्रोसेस 3 का यहाँ पर आ जाएगा 940। तो टोटल करने पे देखते हैं कितना आ जाएगा। अमाउंट में तो कुछ है नहीं, टोटल करने पे ये दोनों साइड मैच हो जाएगा। ठीक है, 940, 488 और 200, 1628 माइनस 138 माइनस 200 माइनस 350 माइनस 940, जीरो, मैच हो गया 1628। अगर कुछ वैल्यू होता तो हम लोग उस हिसाब से वैल्यू लिख देते। ठीक है, और ये सभी स्क्रैप वैल्यू पे हो जाता है। जैसे मान लो अगर ये 2 रुपीज करके होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पर 400 आता, यहाँ पर 2 रुपीज होता। जितना 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 रुपीज से मल्टीप्लाई होगा। अब हर एक प्रोसेस में स्क्रैप वैल्यू सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू जो है वो अलग भी हो सकता है। ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग ये वाला करते हैं, इलास्ट्रेशन 3। आरएसटी लिमिटेड processes product Z through two distinct process, process 1 and process 2. On completion, it is transferred to finished stock. बोल रहा है कि आरएसटी लिमिटेड ने प्रोसेस प्रोडक्ट जेड बना रहा है। ठीक है, जिसके लिए दो प्रोसेस का जरूरत है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिनिश स्टॉक बन जाएगा, मतलब प्रोसेस 2 के बाद फिनिश गुड्स मिल जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द करेंट ईयर, प्रिपेयर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। हम लोग को 3 अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, जो इसके पहले हम लोगों ने नहीं बनाया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो प्रोसेस 1 में रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बता दिया है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये वाला मतलब प्रोसेस 1 का ये क्या है, आउटपुट है। ये क्या बोला है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इतना नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। तो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में इतना जाएगा, तो ये प्रोसेस 1 का आउटपुट है। और फिनिश स्टॉक जो है ये हो गया हम लोग का 6525, क्योंकि इसके बाद और आगे प्रोसेस नहीं होगा। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज इनपुट, डायरेक्ट वेजेस बता दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दिया है, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। रियलाइजेबल वैल्यू है मार्केट में 12.5 और 37.5। 6000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स वेयर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। बोल रहा है कितने में सेल हुआ है फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स जो सेल होता है उसका प्रॉफिट है 15% ऑन कॉस्ट। एज्यूम दैट देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। ठीक है, हम लोग का कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी नहीं है, मतलब कुछ भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बच रहा है, ना तो स्टार्टिंग में ना तो। बस इतना ही बोला है। हम लोग को प्रिपेयर करके क्या देना है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2। अच्छा, इसका भी तो कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम, कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा यहाँ कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो यहाँ जगह रखी देते, पता नहीं कितना ज्यादा लिखना है, तो यहाँ पर बनाते हैं प्रोसेस 2, फिनिश्ड स्टॉक। प्रोसेस 1 में देखो रॉ मटेरियल यूज्ड 7500 यूनिट, तो 2
रॉ मटेरियल। यूनिट है 7,500 और 60 पर यूनिट करके है, तो फिर अमाउंट कितना आ जाएगा, एट द रेट ऑफ 60 करके है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा 7,500 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 4,50,000। अच्छा, इसके बाद ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बोल दिया है, नॉर्मल लॉस वगैरह वो तो एकदम एंड में करेंगे। डायरेक्ट वेजेस 1,35,750 टू डायरेक्ट वेजेस 1,35,750 टू डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 60% ऑफ 1,35,750। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि डायरेक्ट वेजेस जितना होगा उसका 60% डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, तो 1,35,750 है, इसका 60% 81,000 81,450, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पर लिखेंगे 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है 1,35,750, 1,35,750, 1,35,750 इंटू 20%, 27,150। अच्छा, इसके बाद और क्या लिखना है, हम लोगों ने ये लिख लिया, ये डेटा का यूज कर लिया, ये बाकी है, ये और ये लिख लिया है। अच्छा, नॉर्मल लॉस लिखेंगे और 12.5 करके स्क्रैप वैल्यू है नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस के लिए इधर लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस 7,500 इंटू 5% इंटू 12.5 करके, एट द रेट ऑफ 12.5 ऐसे लिख लो, एट द रेट ऑफ 12.5। 7,500 इंटू 5%, यूनिट 375, मार्केट में सेल वैल्यू है 12.5 पर यूनिट, यानी 4,687.5 आया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि हमें 0.5 लिखना चाहिए या फिर इसे राउंड कर लेना चाहिए। देखो, अगर अमाउंट वाला कॉलम है तो हम लोग इसको पॉइंट में रख सकते हैं या फिर इसे राउंड भी कर सकते हैं, तो राउंड ही कर देते हैं, ठीक है, लेजर में और पॉइंट रखने का जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग का 4,688 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रांसफर बताया है, देखो 7,050, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रोसेस टू, कितना है 7,050। अब देखते हैं कि कम है कि ज्यादा है। 7,500 इनपुट दिया था, लॉस है 375, एंटिसिपेटेड जो था, हम लोग को लगा 7,125 यूनिट हमें आउटपुट मिलेगा, जबकि मिला 7,050, कम मिला, तो एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस, तो 7,050 75 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है। अब हमें इसका कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, 7,500 और 375, 7,500 और 375 यूनिट। अच्छा, इसका टोटल 4,50,000, 1,35,750, 81,450 प्लस 27,150,
6,94,350, 6,94,350 minus 4688, 4688 माइनस 4688, तो ये हो गया 6,89,662। अच्छा, डिवाइडेड बाई 7500 माइनस 375, 7125 यूनिट। 6,89,662 डिवाइडेड बाई 7125। अच्छा, ये आ रहा है हम लोग का 96.79, मतलब 97 अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं, @ 97 अप्रोक्स। अब जितना भी वैल्यू आ रखा है उसको पूरा लेके हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इंटू 75, तो ये आ रहा है 7259.6 है, तो ये 60 कर लेंगे राउंड करके, डिवाइडेड बाय 75 जितना भी आया इंटू 7050 होगा। 6,82,402.4 है, तो हम लोग 402 लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 97, यहाँ पर लिख लेते हैं @ 97, अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं, @ 97, @97। अच्छा, अब इसका टोटल करेंगे, तो यूनिट चेक करते, 375, 75 और 7050, तो ये 7500 यूनिट दोनों साइड। ये तो मैच होगा ही क्योंकि डेटा देख के ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। 7500, ठीक है, ये सब पुट करके ही तो करें कि इसमें से इतना लॉस है, इतना आउटपुट हुआ, तो कितना एबनॉर्मल गेन, ये तो मैच हो जाएगा। अब ये टोटल करना पड़ेगा। अच्छा, इसका हम लोग का आ रहा है, तो ये हम लोग का 6 लाख, ये कितना आ रहा है, 6,94,350, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं एक बार, तो यहाँ लिख लेंगे देख देख के। और इधर का भी हमें टोटल में आना चाहिए 6,94,350, वो आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। 4688 प्लस 7260 प्लस 682,402, 682,402, 6,94,350, हाँ मैच हुआ। 6,94,350, 6,94,350, ठीक है, ये मैच हो गया। अच्छा, अब प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्रोसेस 1, 6,94,000, सॉरी ये तो टोटल है, गलती से हम यहाँ से देख के लिख रहे हैं। 6,82,402,7050, 7050 यूनिट है, 6,82,403। अच्छा, 402 लिया है मैंने, तो 402 लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या ट्रांसफर किया गया है, यहाँ पर देखते हैं। ये वेजेस है 1,29,250, 2 वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 1,29,250, यहाँ कॉमा देते हैं, नहीं तो समझने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस ये है 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी 1,29,250, देखते हैं कितना आता है। 1,29,250 इंटू 65%, 84012.5, तो 13 कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ओवरहेड 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस 129,250, 129,250 इंटू 15%, 19,387.5 है, तो इसे 388 ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लॉस लिखेंगे। नॉर्मल लॉस बताया था और इसका स्क्रैप भी बता रखा है। नॉर्मल लॉस है 7050 का कितना परसेंट और @ कितना, ये देखो बोला है 10%, ठीक है, और 37.50,
37.50 करके इसका कॉस्ट है। तो 7050 इंटू 10%, तो 705 इंटू 37.5, तो ये हो गया 26437.5, मतलब ये 8 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फिनिश स्टॉक कितना है वो बता दिया है, तो 6525 ये लिखेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक 6525। क्या इतना ही होना चाहिए या फिर कम बेसी है? देखते हैं। 7050 इनपुट था, 705 लॉस हुआ, तो 6345 होना चाहिए, जबकि 6525 आ गया, मतलब एबनॉर्मल गेन हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन। कितना आ रहा है एक्सेस? 6525 लेस करने से पता चलेगा 180 यूनिट एक्सेस आ रहा है। तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे तो भी मिल जाएगा। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। इसके लिए इतना जगह नहीं चाहिए होगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। फिनिश स्टॉक में तो ज्यादा कुछ लिखना है नहीं, ये तो बन चुका है, बस इसका सेल दिखाना है। यहाँ कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप। स्क्रैप है 26438, 26438, और ये टोटल लिखना पड़ेगा। अच्छा, टोटल देखते कितना है। 6,82,402 प्लस 1,29,250 प्लस 84,013 प्लस 19,388, 9,15,053, 9,15,053 माइनस 26,438, 8,88,615, ये रुपीस। और यूनिट देखते हैं कितना है। 7050 माइनस 705, 7050 705 यूनिट। अच्छा तो ये हो जाएगा यूनिट 6345 शायद, हाँ 6345। तो ये आ रहा है हम लोग का 140.4, इतना आ रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं रुपीज 140.4, 140.0496। अच्छा, 140.049 इस तरीके से आ रहा है पर यूनिट अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, तो इसका वैल्यूएशन होगा वही 140.004 इस तरीके से। तो ये पूरा डेटा से ही होगा जैसे कि हम लोग कर रहे हैं अभी। तो ये हो जाएगा 913823। 3.9 है तो 84 ले लेते हैं। अब टोटल करके देखते हैं मैच होता है कि नहीं। इधर का टोटल तो हम लोग का होगा 9 लाख। अच्छा, यहाँ भी तो करना पड़ेगा, ये एबनॉर्मल गेन पे भी तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे टोटल होगा? 140.04। तो ये हो जाएगा हम लोग का डिवाइडेड बाई 6525, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, वही डिजिट मिल गया, इंटू 180। तो ये हो जा रहा है हम लोग का 25208.9, मतलब 25209 लिख लेते हैं। 25209। अब देखते हैं टोटल करने से मैच होता है कि नहीं। तो यहाँ तक का टोटल तो ये है, अभी अभी किया था 915053। थोड़ा सा डिजिट्स काफी ऑड है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन पे। 9,40,262, 9,40,262। एक्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग में ये प्रॉब्लम है कि जो मतलब डिजिट्स है वो कुछ इस तरीके का देता है कि जिसे कैलकुलेशन करने में काफी दिक्कत होता है। अच्छा, अब ये देखो 7050 और 180 ऐड कर लेते हैं, 7230, और ये 705 प्लस 6525, 7230 अगेन, और ये वाला हम लोग का 26,438 प्लस 913824, 9,40,262 हो गया।
कॉस्ट पर यूनिट ये भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बनाएंगे फिनिश स्टॉक का अकाउंट, जो मैंने यहाँ से हटा दिया, जगह नहीं मिल रहा था, यहाँ पर बन जाएगा, एक लाइन में ही हो जाएगा। फिनिश स्टॉक अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। पहले तो ये ट्रांसफर लेंगे प्रोसेस 2 से, टू प्रोसेस 2 बोल के, टू प्रोसेस 2 6525, और वैल्यू है हम लोग का 9,13,824, 9,13,824, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना क्या होता है, देखो फिनिश स्टॉक का क्या है, एक उसका कॉस्ट है, एक उसका सेल वैल्यू है। तो फिनिश स्टॉक का कॉस्ट जो है वो हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर कितना सेल हुआ है ये देखो, यहाँ पर सेल वैल्यू हमें बता दिया था, ये देखो यहाँ पर बताया है कि 15% ऑन कॉस्ट पे इसे सेल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और कुछ बोला था? नहीं, और कुछ नहीं बोला है। एक सेकंड देख लेते हैं। Process 1 and process 2 on completion, it is transferred to finished stock from the following information for the current year prepare 6,000। अच्छा, ये देखो, हाँ बोला है 6,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स वेयर सोल्ड। अच्छा, इसमें से कितना यूनिट सेल हो गया है? 6,000 यूनिट सेल हो गया है। तो इसका मतलब जो फिनिश स्टॉक अकाउंट है, वहां पर हम लोगों ने तो दिखा रखा है कितने सारे स्टॉक है, वहां पर हम लोगों ने दिखा रखा है कि 6525 इतना स्टॉक है, ये देखो यहाँ पर 6525। लेकिन अगर सेल हो गया है तो हम लोग का स्टॉक रिड्यूस भी तो होगा, तो उससे हमें कैसे लिखना है वो हम बताएंगे। देखो कैसे लिखना पड़ेगा उसको हम लोग को। यहाँ पर जो सेल हो गया है उसको हम लोग लिखेंगे बाई कॉस्ट ऑफ सेल बोल के, बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्यों? क्योंकि ये एक स्टॉक अकाउंट है। देखो स्टॉक इतना है, अब स्टॉक आउट हो जाएगा, तो स्टॉक आउट हो जाएगा तो उसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर स्टॉक आउटफ्लो होने से हमें लिखना पड़ेगा बाई कॉस्ट ऑफ सेल। क्यों? जब हम लोग का स्टॉक क्रिएट होगा तो एंट्री क्या होता है, फिनिश गुड्स बन रहा है, सोचो जब स्टॉक बन रहा है, यहाँ पर एंट्री क्या हुआ पता है? यहाँ पर एंट्री हुआ इस तरीके से, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स, इस तरीके से एंट्री हुआ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स मतलब इतना कॉस्ट हमें हटा देना है, मतलब एलिमिनेट कर देना है, बिकॉज सेल हो गया है, ठीक है। तो 6,000 यूनिट का कॉस्ट हमें एलिमिनेट कर देना है, तो यहाँ पर हम लोग 6,000 यूनिट लिखेंगे। और इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? फिनिश गुड्स का स्टॉक वैल्यूएशन कितना है? 140.049। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम कि अगर हम लोग ये फिर से डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 888,615 डिवाइडेड बाई 6,345, तो जो भी वैल्यू आया इंटू 6,000, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना आ रहा है? 840,297, 840,297.8 है, तो हम इसको 8 लिख लेते हैं। ये हम लोग का बाई कॉस्ट ऑफ सेल हो गया। कितने से वैल्यू हुआ? जो फिनिश स्टॉक का वैल्यूएशन है, ठीक है, इतने से। अच्छा, जो बच गया उसे बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिखते हैं ना टू परचेज, जो स्टॉक परचेज करते हैं तो टू परचेज, यहाँ तो परचेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपने ही प्रोसेस से हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब जब सेल होता है बाई सेल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग सेल वैल्यू लिख नहीं रहे विथ प्रॉफिट। हम लोग बोल रहे हैं कि जो स्टॉक अकाउंट था वहां से कितने स्टॉक का सामान, कितने कॉस्ट का स्टॉक आउटफ्लो हुआ, ठीक है। ठीक है, तो कितने स्टॉक का सामान जो है आउटफ्लो हो गया, तो 6,000, तो बचा कितना? 525। तो उसका वैल्यू कितने से करेंगे? वही सेम 140.049, उसी से होगा। या फिर चाहो तो यहाँ बैलेंस भी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल करते हैं 6525, और यहाँ पर वैल्यू कर लेते हैं। अब देखो ये हम लोग का कितना आया है, ये हम लोग का ये वाला वैल्यू आ रखा है, डिवाइडेड बाई 6,000 कर देते हैं, 6,000 से मल्टीप्लाई किया था, इंटू 525 कर लो, देखो कितना आता है, 73526, 73526। अब टोटल करके देखते हैं मैच होता है कि नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। एट फोर जीरो टू नाइन एट प्लस 73526, 9,13,824।
9,13,824, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, फिनिश स्टॉक का अकाउंट बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बस इतना ही प्रिपेयर करने बोला है, लेकिन हम यहाँ पर और एक अकाउंट बना के दिखाते हैं। देखो, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब अगर हमें पीएल प्रिपेयर करने बोले, पीएल का ही तो नाम होता है इनकम स्टेटमेंट, कभी कभी हमें इस ऐसे क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट भी बनाने के लिए बोल देता है, तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये देखो, देखो पीएल में हम लोग क्या क्या लिखा। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनाने के पहले ना मुझे लगता है मुझे इस क्वेश्चन का नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना के दिखाना चाहिए, तभी ये वाला तुम लोगों को क्लियर होगा कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा। तो इनकम स्टेटमेंट का यहाँ जगह रहने दो, फिर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाएंगे, नहीं तो इनकम स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, एबनॉर्मल गेन। सबसे पहले कौन से अकाउंट में लॉस है गेन है वो हम लोग पोस्ट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर नॉर्मल लॉस तो दोनों प्रोसेस में ही है, तो टू प्रोसेस 1 375 और 4688, टू प्रोसेस 1 375 और 4688 देख लेते हैं और एक बार। अच्छा, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस है 75 7260, 75 और 7260, ये सेम प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस है, टू प्रोसेस 1। अच्छा, इसके बाद प्रोसेस 2 में चलते हैं। प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस 705 26,438, 26,438, टू प्रोसेस 2, ये जस्ट हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं अभी। टू प्रोसेस 2 यहाँ पर हो जाएगा 705, देख लेते हैं एक बार सही लिखा कि नहीं। हाँ, एबनॉर्मल गेन तो बाई प्रोसेस टू 180 25,209, बाई प्रोसेस टू 25,209 480 180, अच्छा 180। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जहां पर हमारे पास नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू भी है। तो सबसे पहले अगर कोई एबनॉर्मल गेन है, कहां पर है, प्रोसेस 2 में, तो प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस को हम लोग एडजस्ट करेंगे, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं जितना हम लोग का गेन है। देखते हैं प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस कितना है। प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस है हम लोग का 705 यूनिट, तो हम लोग 180 यूनिट का एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट कर सकते हैं, एबनॉर्मल गेन के साथ नॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब लॉस है मेरा 705 और गेन है 180, तो हम ये बोलेंगे कि मेरा लॉस जो है 180 से मुझे कम कर देना है, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये प्रोसेस 2 का है। अब प्रोसेस 2 में स्क्रैप वैल्यू कितना है, प्रोसेस 2 में 37.50, तो इसका वैल्यूएशन भी हमें 37.50 से करना पड़ेगा। हर जगह पे लॉस जो है हम लोग का स्क्रैप पे ही वैल्यू किया जाएगा। 37.5 यानी 6,750, ठीक है। तो जो गेन है उसका वैल्यू कम हो गया, तो बाकी जो गेन बचा उसको हम लोग लिखेंगे टू कॉस्टिंग पीएल बोल के 180, और ये हो जाएगा 180। यहाँ पर 25,209 रुपीज का हम लोग का एबनॉर्मल गेन था, 25,209 अकॉर्डिंग टू रुपीज, ठीक है। उसमें से 6,750 यूटिलाइज हो गया, तो अभी गेन बच रहा है 18,459, 25,209, ठीक है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करना है टू नॉर्मल लॉस का, सॉरी बाई एबनॉर्मल गेन बोल के नॉर्मल लॉस में यहाँ पर लिखेंगे बाई एबनॉर्मल गेन। कौन सा वाला प्रोसेस का एडजस्ट हुआ, प्रोसेस 2 का। कितना यूनिट एडजस्ट हुआ, 180,6,750 रुपीज का, 180,6,750। तो प्रोसेस 2 का और कितना यूनिट बच रहा है, 705 लॉस है, जिसमें से 180 का लॉस हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, तो 525 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक, ये सेल हो जाएगा कितना,
525, ये कौन सा वाला है, प्रोसेस 2 का है। कितना करके सेल होगा, जितना इसका स्क्रैप वैल्यू है 37.5, तो इंटू 37.5, चाहो तो एक बार लिख लो, तो 19688। एक बार फिर से देख लेते हैं, 37.5 सही कैलकुलेशन हुआ कि नहीं, हाँ 19680 है। ये प्रोसेस 2 का हो गया। प्रोसेस 1 का तो कुछ एडजस्ट हुआ नहीं, नॉर्मल लॉस, तो पूरा का पूरा सेल हो जाएगा। कितना, यहाँ पर लिख देते हैं 375,4688, क्योंकि उसी रेट में होगा तो वैल्यू वही निकल के आएगा। अब टोटल करेंगे यहाँ पर, 1080। अच्छा, अब ये टोटल कर लेते हैं, 4688 प्लस 26438। नॉर्मल लॉस में ना कभी भी बैलेंस नहीं आएगा, हमेशा मैच हो जाएगा। 6750 प्लस 19688 प्लस 4688, तो ये हो गया हम लोग का 31126। नॉर्मल लॉस हमेशा मैच हो जाता है, मतलब टैली हो जाएगा, इसमें कोई बैलेंस वगैरह नहीं आता है। मतलब क्या है, प्रोसेस 1 का जो लॉस है उससे हम लोग सेल कर रहे हैं, तो जो उसका कॉस्ट है उसी में सेल होता है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन ही जो है स्क्रैप पे किया जाता है। अब अगर कुछ एबनॉर्मल लॉस से एडजस्ट हुआ है तो वो बात अलग है, ठीक है, सॉरी एबनॉर्मल गेन से। अब यहाँ पर बाई बैंक ये भी सेल हो जाएगा 75 यूनिट, ये प्रोसेस 1 का है। प्रोसेस 1 का स्क्रैप है 12.5 करके, तो 12.50 करके ये सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 75 इंटू 12.5, तो ये हो गया 938, ठीक है, 7.5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो जो प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल लॉस हुआ वो 75 यूनिट है, वो सेल हो जाएगा 938 में, जबकि उसको प्रिपेयर करने का कॉस्ट लगा 7260, इसका मतलब बाकी लॉस है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्टिंग पीएल, जो रिकवर नहीं हो पाया वो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। -7260 -938, 6322, ये हो जाएगा कॉस्टिंग पीएल। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला भी टू कॉस्टिंग पे बैलेंसिंग फिगर। अब हम लोग जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, बेसिकली पीएल है, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये कॉस्टिंग पीएल है। अब कॉस्टिंग पीएल हम लोग प्रिपेयर करें, इसका मतलब ही है कॉस्टिंग पीएल। अब हम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे। देखो कॉस्टिंग पीएल बोल के हम लोग का अभी अभी हम लोगों ने लिखा बाय कॉस्टिंग पीएल, तो टू एबनॉर्मल लॉस ऐसे लिखेंगे, टू एबनॉर्मल लॉस। हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू लिखना होता है, पीएल में तो हम लोग कभी यूनिट नहीं लिखते हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 6322 एबनॉर्मल गेन में है, एबनॉर्मल गेन टू कॉस्टिंग पीएल, तो बाय एबनॉर्मल गेन। टू 25209 सॉरी 18459, गलत लिख दी, 18459, ये हो गया एबनॉर्मल गेन। अच्छा, और एबनॉर्मल लॉस भी लिख लिया। अच्छा, और कहीं पर हम लोगों ने कॉस्टिंग पीएल लिखा, ये यहाँ पर देखो सेल्स, सेल्स भी लिख लेंगे। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या, विथ ट्रेडिंग पीएल, तो यहाँ पर सेल्स भी लिख लेते हैं। हम लोगों ने कितना यूनिट सेल किया, 6000 यूनिट सेल किया है, ठीक है। और कितना प्रॉफिट कमाया, 15% ऑन कॉस्ट कमाया है, ठीक है। तो सेल जो है 6000 यूनिट, हम लोग इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा कि कितना होगा, कॉस्ट तो है हम लोग का 140 पॉइंट इतना करके आ रहा है। तो देखो ये तो फिर अप्रोक्सीमेशन पे अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। हम लोग एक ऐसा कुछ मेथड लेते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। सेल्स हम लोग का हो जाएगा, कॉस्ट कितना है 84298, ऐसे कर लेते हैं, यूनिट नहीं लगा के हम लोग वैल्यू लगा लेते हैं। हमें पता है जो सेल हुआ है उसका कॉस्ट है 84298, ये हमें पता है। देखो 84298 इतने कॉस्ट का जो है फिनिश गुड सेल हुआ है। अब इसको हम लोग कितने में सेल कर रहे हैं, इसको हम लोग सेल कर रहे हैं 15% प्रॉफिट पे। ये हमें क्वेश्चन बता दिया है, देखो 15% प्रॉफिट पे, तो ये इस पे 15% लगा लेंगे। तो ये देखो 840,298 इंटू 15%, जितना भी आया प्लस 840,298,
तो ये हो जाएगा 9,66,343.7 है। अगर हम लोग यूनिट के हिसाब से करते तो भी हो जाता। तो क्या करना पड़ेगा, 140.049 जो कि कॉस्ट है, उस पे हमें जो है प्रॉफिट लगाना पड़ेगा। वो भी कर सकते हो, ये देखो 140.049 ये हम लोग का कॉस्ट है, इस पे हम लोग लगाएंगे 15% का प्रॉफिट, तो जितना आएगा प्लस 140.049 ऐड करेंगे, जितना भी आएगा इंटू 6000 करने से सेल वैल्यू निकल के आएगा 966,338। देखते हैं 966,338, थोड़ा सा जो है हमें डिफरेंस दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने 140.049 लेके कहीं पर भी कैलकुलेशन नहीं किया, जहां भी किया है पूरा डिजिट लेके किया है, इस वजह से अप्रोक्सीमेशन में गलत दिखेगा। तो इससे बेटर है कि जो वैल्यू निकाला हुआ है, गलत नहीं मतलब वो थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा। अगर कोई इस तरीके से कर देते हो तो चेंजेस दिखेगा। अब क्यों चेंजेस दिख रहा है वही हम बता रहे, ये इसके बाद तो और भी डिजिट्स था ना, तो इसीलिए इसको हम लोग इग्नोर करके कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर 966,338 आ रहा है। और अगर हम लोग टोटल कॉस्ट पे ही 15% लगा देते हैं तो एग्जैक्ट ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें मिलेगा 966। ये भी लिखने से कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है मतलब अप्रोक्सीमेशन की वजह से ये और इसमें चेंज दिख रहा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अच्छा, यहाँ पर हम लोग को और क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स लिख लिया। अब सेल्स से रिलेटेड नेट प्रॉफिट भी तो लिखना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लिखेंगे। ये तो पीएल आ रहा है ना, तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जैसे टू परचेस लिखते हैं ट्रेडिंग में, तो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 8,40,298, 8,40,298। मतलब क्या हुआ देखो, ये बेसिकली इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग प्लस पीएल है। ये देखो ट्रेडिंग का डेटा, जैसे हम लोग टू परचेस लिखते हैं, ये हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, ये बाई सेल्स हो गया, बोला है क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है। और यहाँ पर लॉस हुआ है, जैसे हम लोग एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं पीएल में वैसा लिखा, और ये गेन हुआ है तो ये लिख दिया। अब दोनों मिक्सड अप करके बना इनकम स्टेटमेंट। अब हम लोग नेट करके देख लेंगे कि हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ। अब टोटल करते हैं 966,338। अच्छा, यहाँ तो मैंने ये वाला वैल्यू ले रखा है 966,343 प्लस 18,459, 9,84,802, 9,84,802 माइनस 840,298 माइनस 6,322, 138,182, 138,182। ठीक है, ये हम लोग का नेट प्रॉफिट आ गया बैलेंस करके। तो क्वेश्चन में बोला नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी बोल दे कि इनकम स्टेटमेंट बताओ, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से। इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग प्लस पीएल, क्या दिखाना है, हमारे पास कितना स्टॉक था, कितना उसमें से सेल हो गया, और अगर एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, यहाँ से कुछ कॉस्टिंग पीएल का दिख रहा है कि लॉस कितना बचा। तो देखो अगर एबनॉर्मल लॉस हम लोग का कुछ भी सेल नहीं होता तो पूरा का पूरा कॉस्टिंग पीएल में जाता, तो वो भी यहाँ पर आएगा। एबनॉर्मल गेन अगर हम लोग का कुछ भी एडजस्ट नहीं होता तो फुल एबनॉर्मल गेन हम लोग क्या करते, कॉस्टिंग ये इनकम स्टेटमेंट में दिखा देते। तो अगर हमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो ये अकाउंट प्रिपेयर करने आना चाहिए। अब देखो डिपेंड करता है, क्वेश्चन तो 10 मार्क्स तक का हो जाता है, इसमें हमें सारा चीज प्रिपेयर करने बोले ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ इतना सारा चीज एक साथ जो है मुझे लगता है थोड़ा कम हो सकता है। अब 10 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन सही है, बस प्रॉब्लम इतना है कि इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर इस तरीके का वैल्यू दे देगा, ठीक है, और ऐसा वैल्यू देता है तो हमें जो है बहुत मतलब केयरफुली कैलकुलेशन करना है, नहीं तो गलत होने का चांसेस होगा। सबसे पहले मैच करने के लिए हमें पूरा डिजिट लेके करना है, इसका हैबिट करो। अगर तुम लोग अप्रोक्सीमेशन के साथ करोगे तो ये कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इलास्ट्रेशन 3। ठीक है, इसके बाद इलास्ट्रेशन 4, ये हम लोग का आ जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेथड। और इसके अलावा और एक मेथड है दैट इज इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग। तो हम लोग ये दोनों में से कुछ भी एक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।